वंदे मातरम। स्वस्थ समित परिवार अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 15 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए नीतू महेश्वरी दीदी। कोमल वने पटेल। मातरम भैया, वने मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजला सुफला मलयज शीतल शशामिलं मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले। अबला केनो मैं तो बोले, बड़े धरिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। विहरे तुम मरना त्वमहि प्राणा शरीरे बहुते तुमिमा शक्ति हृदये तुमिमा भक्ति हमारे प्रतिमा भरे मंदिरे मंदिरे मातरम। वंदे मातरम। वंदे दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी रानी विद्या दायिनी अमिता अमिता कमला मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम के लिए सभी को अपना अपना हाथ अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। मातरम। वंदे मातरम सभी को।
वंदे मातरम। मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 15 जून 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत करते हैं अनुभवों के संग। तो आप में से कौन आते हैं अनुभव देने के लिए? 24 घंटे में कोई कमाई करके आए हो तो भैया बता दो, नहीं तो हम तो कमासू लड़का है ही। सारे दिन तो कमाई तो करनी पड़ती है भाई। रात को दाल रोटी खानी है तो कमाई के लिए तो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करना ही पड़ेगा। तो ये दो हैंडल्स हैं, इन दोनों हैंडल्स को पहले नीचे करता हूँ और उसके बाद अनुभव के लिए, अगर अनुभव है तभी दोबारा हैंडल्स कीजिएगा। हम्म आप बताइए, अनुभव के लिए कोई कमाई वाई करके आए हैं? अच्छा, सरोज दीक्षित दीदी कमाई करके आई है, क्या बात है। चलिए, आज तो 3 4 जने, अरे वाह वाह वाह, आज तो सारे सब कमाई करके आए हैं। हम्म वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया कमाई करके नहीं आई हूँ, लेकिन अनुभव है। हाँ, तो वही अनुभव ही तो कमाई है हमारी। जी, अनुभव की कमाई है। बेटे को जो हो गया था भैया, गांठें हो गई थी ना पैर में, आपको बताया था कि उसके हो गए हैं। तो आपने कैस्टर ऑयल को लगाने को बोला था फिटकरी के साथ, उसका ठीक हो गया है भैया। 8 दिन करीब लगाया होगा और बिल्कुल ठीक हो गया उसके पैर। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। मुकेश देवी दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम भैया। एक अनुभव है वो ना धातु श्रावित जल का भैया। वो ना मेरी सास को ना, सास मम्मी को मतलब वो ना गिर के ना, ये जो चीज होती है ना भैया, हड्डी ये वाली, ये यहाँ से निकल के यहाँ आ गई थी, बाहर आ गई थी बिल्कुल। और उसको ना पेन रहता था, मतलब इतना एक गोली नहीं ले आती ना जी दर्द की, इतना मतलब उसको दर्द बंद नहीं होता था। जैसे भैया जी हमने आपने धातु श्रवित जल के बारे में बताया और हमने उसको दिया भैया जी, 6 महीने देते हुए हो गया। उसकी यहाँ की हड्डी जी हमारी सेट हो गई अपनी बाजू में जहां थी। और भैया जी दर्द बिल्कुल भी नहीं है। और बीपी की प्रॉब्लम थी भैया, बिल्कुल क्योर है, टेबलेट लेने की जरूरत नहीं होती भैया उसको। बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट है भैया जी दूसरे जल का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया ले आके एन। अच्छा, डॉक्टर की छुट्टी करवा दी भैया जी आपने। बहुत बढ़िया दीदी, दिल खुश हो गया इस चीज को सुनकर। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई धातु स्रावी जल के नियमितता 6 महीने के सेवन से। तो दीदी आप ये भी बता दें कि ये बनाती कैसे है? धातु स्रावी जल बोलते किसको है? भैया जी लोहे की कढ़ाई में ना, वो मतलब सोने चांदी का और एक तांबे का बर्तन, एक कच्ची मिट्टी का जी, और उसमें मतलब 10 मुनाक्के जी, बस ये घेर के बनाया भैया जी 6 महीने लगातार। डेली देती हूँ भैया जी, सुबह शाम भैया जी। उसकी बॉडी में मतलब वो हड्डी अंदर चली गई जी, बाजू में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। डॉक्टरों ने ऐसे बोल दिया था जी उनको, भाई ये हड्डी इसकी बाहर निकल गई, अब ये आराम नहीं होगा, इतने ये जिएंगी, इनकी दवाई चलती रहेगी। लेकिन भैया जी इस पानी ने इतना कमाल कर दिया, वो हड्डी उसकी वहां जगह सेट होगी भैया जी, और दर्द बिल्कुल भी नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया भैया जी। हाँ जी। तो दीदी सोना कितना डालती थी, चांदी कितना डालती थी? चांदी का तो भैया जी एक सिक्का है जी, चांदी का न, चांदी का तो जी, और अंगूठी है जी, 3 ग्राम की अंगूठी है। तो घर वालों ने बोला नहीं कि ये क्या कर रही है, गल जाएगा, खराब हाँ, हो जाएगा? बोला भैया जी ये क्या है भाई, तू तो ना सोना खराब कर देगी। तो मैंने उनको बोले भैया जी देखो, अगर मान लिया जान बच रही है ना बंदे की, तो सोना मायने नहीं रखता। अगर बंदा चला गया है ना, तो सोना क्या काम आएगा। तब भैया जी इनको ये लगा, फिर मेरी सास ने खुद बताया, नहीं मेरे को काफी आराम है भला ये पानी पीने से। तो भैया जी फिर करके आप कुछ नहीं कहते जी, सोने की अंगूठी पानी में 24 घंटे पड़ी रहती है भैया जी, मैं निकालती नहीं। बहुत बढ़िया दीदी। तो इसमें और भी कुछ मिला रही थी या सिर्फ यही सोना चांदी तांबा लोहा डाल के ही उबाल के पिला रही थी? नहीं भैया जी पहले तो सिंपल ही बनाया, पर जैसे जिस तरह कई बार ये हो गया, कोई मतलब ऐसे जैसे आलू की सब्जी 2 3 टाइम लगातार खा लेते हैं ना, तो बाई हो जा, सिर्फ उसके लिए भैया जी 2 3 दाने मेथी के जरूर डालती हूँ, बाकी कुछ नहीं डालती भैया जी।
बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सानिध्य में धातु स्रावित जल का एक अनोखा अनुभव आया जी। और कितनी उम्र है सासू माँ की? है भैया जी 70 साल। 70 साल। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आगे चलते हैं, पूजा कपूर दीदी, कानपुर। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया पिछले रविवार को मैं मंदिर में गई थी जागरूकता के लिए, तो वहां पे एक बहन को मैंने बताया था, उनके पैरों में दर्द रहता था, तो उनको मैंने बताया था बंधन उपचार के लिए। तो भैया उन्होंने 6-7 दिन तक लगातार किया है। आज वो फिर से मिली थी मुझे, तो बोली कि मुझे उस बंधन उपचार से बहुत ज्यादा आराम हो गया है। तो एक तो ये था भैया, और एक धातु स्रावित जल के लिए बताया था एक बहन को, उसकी एड़ी में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने भी बना के ऐसे पिया अपना 6-7 दिन के लिए, 6-7 दिन तक। तो फिर वो आज बता रही थी कि उन्हें भी बहुत आराम मिल गया है। जी भैया यही बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा गौतम दीदी। मनीषा गौतम दीदी, वंदे मातरम भैया जी। वीडियो ऑन कर लो। आपकी तो वीडियो ऑन होनी चाहिए। जी 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 जी। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। ये जी बता। मेरा अनुभव शैम्पू के लिए है। मेरे बेटे को पिछले मतलब 1 साल से ना बहुत डैंड्रफ थी, सिर में भरी हुई थी। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने फंगल इन्फेक्शन बनाया, काफी जगह दिखा लिया लेकिन नहीं आराम मिला। अभी आपके शैम्पू को उसने मतलब 1 वीक यूज किया है, पूरी डैंड्रफ निकल गई उसके सर से। और मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब इतना परेशान था, मतलब वो सिर में सारे दिन खुजाता रहता था, लेकिन अब ये अपना बहुत अच्छा है उसको, मतलब फ्री है वो सब चीजों से। जी मतलब आपने मुझे शैम्पू बहुत अच्छा बनाया है। मैंने बीच में बोला था कि मतलब मुझे थोड़ा सा कम रिजल्ट मिला, लेकिन मेरे बेटे को जिसके लिए मैंने मंगाया उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट करा है, उसको मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसकी। जी जी। तो मैं यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, यहाँ पे मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि इस शैम्पू जी को जी निर्माण करते वक्त मतलब लगभग 10 से 15 दिन दिन रात एक करके यही हिसाब किताब लगाता रहा कि इसमें ऐसी कौन कौन सी जड़ी बूटियां, कौन कौन से अनोखे दिव्य तेल जो बालों की जी समस्या, जिन जिन कारणों से बालों की समस्या होती है, जिनके लिए ज्यादा परेशान रहते हैं, जैसे डैंड्रफ के लिए अलग शैम्पू लगाते हैं लोग, कंडीशनर के लिए अलग शैम्पू लगाते हैं, जुओं के लिए अलग जी शैम्पू लगाते हैं, बालों को घने करने के लिए अलग चीजें करते हैं, उन सभी का ध्यान रखते हुए 21 जड़ी बूटियों का संयोग किया गया और 12 तरह के दिव्य तेलों का मिश्रण करके फिर इसे बनाया गया, जो पूरी तरह से नेचुरल है। और इस शैम्पू बेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो इसका शैम्पू का बेस है वो भी प्राकृतिक रूप से जो तैयार होता है, तेलों से तैयार होता है, नारियल के तेल और मक्खे के स्टार्च से जो तैयार होता है। इसमें कहीं भी एक केमिकल का कोई नामो निशान नहीं है। तो जो उम्मीद, जिस उम्मीद से बनाया गया था, अभी तो ज्यादा समय हुए नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द आने वाले समय में हर वो समस्या जो बालों को लेके माँ बहन बेटियां भाई बहनों को होती है, उनकी हर समस्या का समाधान की उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के अनुभव से, आप सभी के मार्गदर्शन से ये अपने आप में खरा उतरेगा। तो अभी तो शुरू में कुछ दिनों में बस यही आता है कि हाँ जी शैम्पू लगाया, अच्छा है, लग रहा है, बाल हो रहे हैं, लेकिन एक लंबे समय के उपयोग के बाद ही इसके बेहतर रिजल्ट का पता चलेगा कि जो इसमें 12 तरह के तेल जो मिलाए गए हैं और ब्यूटी ऑयल जो मिलाए गए हैं उसका क्या प्रभाव है। देखिए, जड़ी बूटियों का प्राकृतिक शैम्पू तो हर कोई बनाता है, आंवला, रीठा, सिकाकाई, नागर मोथा, जटामासी, ये सब डाल के हर कोई आए दिन पिछले कई वर्षों से लोग बनाते हैं, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। उन समस्याओं का समाधान के लिए जो थोड़ी थोड़ी अल्प अल्प मात्रा में जिन तेलों का मिश्रण किया जाता है, वो अपने आप में बहुत ही इसमें गुणकारी है, जिससे उसी उद्देश्य से इसे बनाया गया और अभी अपने उद्देश्य पे खरा उतरेगा। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के लंबे अनुभवों के संग पता चलेगा। कुछ कमी बेसी भी नजर आती रहेगी, उन कमी बेसियों के साथ इसका समावेश आगे और जो सुधार होगा, जिस प्रकार आज ब्यूटी ऑयल और ब्यूटी क्रीम अपने आप में एक निश्चित मापदंड पे पहुंच चुका है कि अगर ब्यूटी क्रीम को आपके सभी लाभ लेने हैं, ब्यूटी क्रीम से जो लाभ होते हैं वो सभी लाभ अगर प्राप्त करने हैं, तो आपको एलोवेरा जेल 600 ग्राम ही लेना होगा, ग्लिसरीन 200 ग्राम ही लेना होगा, गुलाब जल 100 ग्राम ही लेना होगा, और ब्यूटी ऑयल का जो मिश्रण है वो आपको 100 ml लेना होगा।
इन सभी को मिश्रण करने के बाद जो क्रीम तैयार होता है वही क्रीम ब्यूटी क्रीम है। और उसी के अनेकों अनगिनत, या कहीं कोई गांठ पे लगा दिया तो ठीक है, फोड़े फुंसी पे लगा लिया तो ठीक हो गया, कोई खा गया तो उसके ठीक हो गया। तो ये तभी संभव है जब इस रेशियो में उसे बनाया गया, और उत्तम क्वालिटी के तेलों के मिश्रण से, शुद्ध चंदन के तेल के मिश्रण से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस आशीर्वाद, इस अनुभव का, मतलब जिस कहने का जिस सोच के साथ, जिस निष्ठा के साथ, जिस कल्पना के साथ इसका निर्माण कर किया गया, आज वो अपने एक स्तर पे तो खड़ा उतर गया कि डैंड्रफ की समस्या नष्ट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपने ऐसा शैम्पू बनाया। जी और भैया ये धन्यवाद। मैंने नहीं बनाया दीदी, अब तो ये मैं कहता हूँ कि ये शैम्पू हर घर में बनेगा आप सभी के सहयोग से, क्योंकि इसको बनाने की प्रक्रिया और इसके बनाने के घटक उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं, और उपलब्ध और बनाने का पूरी विधि विधान जग जाहिर किया गया है, पहले दिन से ही जग जाहिर किया गया है। जिस दिन सबने सबसे पहली बार शैम्पू बनाया था उस दिन का भी, और जैसे जैसे सुधार किया गया उस दिन का भी, मतलब पूरी तरह से नंगा सच है। तो जी भैया, मैं अगर तो आपसे ना सामान मंगवाऊंगी शैम्पू बनाने का, जरूर बनाऊंगी भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी संतोष जी। माता जी, संतोष जी तंवर। जी 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 जी, धन्यवाद भाई जी। भाई जी मेरे पास शैम्पू का जो है अनुभव है। और मैंने उसको जो है तेल की तरह थोड़ा पतला किया, सीधा शैम्पू नहीं लगाया, थोड़ा सा उसमें पानी लगाकर जैसे हम सिर में तेल लगाते हैं, और उसको उस तरह लगाया और 2-3 घंटे लगाए रखा। मैं आज प्रयोग कर रही थी कि हाथ के हाथ धोने से क्या होता है, और अगर 2-3 घंटे उसको रखा जाए तो उसका असर क्या होता है, क्या नीचे जड़ों के नीचे या स्काल्प में या वहां कुछ खुजली या कुछ ऐसा तो नहीं होता, दिक्कत तो पैदा नहीं होती है। तो 3 घंटे लगाने के बाद 6 बजे मैंने लगाया था, 6, 6:15, और 10:30 11 के आसपास मैंने धोया था चौपाल से पहले। तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई। बाल बिल्कुल हाथ जैसे रेशम जैसे हैं, हाथ लगाते हाथ फिसल रहे हैं, और चमक बहुत अच्छी आई है। मैं सिर्फ वही देखना चाह रही थी कि कितने घंटे लगाए, कोई दुष्परिणाम तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने 3 घंटे उसको लगा कर रखा है। तो ये मेरा अनुभव रहा। और अभी बनाया था तो कई लोगों को दिया है अनुभव करने के लिए कि टेस्ट करके बताइए कैसा है। और मेरी पड़ोसन ने भी अपने हस्बैंड को लगाया था, हाँ, और उन्होंने भी 5/5 दिए कि बहुत अच्छा शैम्पू है। और मैंने बोला मैं दूंगी नहीं, आप लोगों को सीखना है, पहले आकर देखिए, और मैं बता दूंगी इंग्रेडिएंट्स क्या है। आप मंगाना चाहेंगे तो मैं मंगा के भी दूंगी, और मैं घर में बनाना भी सिखाऊंगी। लेकिन दूंगी नहीं, ट्रायल दिया है आपको, ट्रायल बेसिस पे 1-2 बार और ले सकते हैं, शर्त यही है सर। जी भाई जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपके सहयोग से ये इस शैम्पू का और परीक्षण कार्य चलता रहेगा, और अनुभवों की बौछार आती रहेगी, इसी उम्मीद जी के साथ परमपिता परमेश्वर से। चलिए आगे चलते हैं, नवनीता बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। भैया जी मेरे पास नेत्र रोग नाशक का अनुभव है, 2-3 है भैया जी। तो एक तो ननंद आई हुई थी भैया जी, उनको दिया था नेत्र रोग नाशक, उन्होंने डाला तो तो एक काम कर, पहले तो उधर पर्दा तो हटा दे बहन। जी भैया मैं अंदर जाती हूँ, बाहर थी भैया जी, अंधेरा था बाहर। मोबाइल घुमाओ सही से। जी भैया जी। जी बहन, बोलो। जी दीदी आई हुई थी ननंद भैया जी मेरी, तो उनको मैंने नेत्र रोग नाशक दिया, तो वो चश्मा लाना भूल गई थी भैया जी। उनको बिना चश्मे के जैसे कुछ भी काम करते हैं तो चश्मा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आई हुई थी, तो यहाँ पे भी जैसे रखे थे नेत्र रोग नाशक, तो उन्होंने वो ही डाला। तो भैया जी उन्होंने मेरे को बोला कि मैं चश्मा नहीं लेके आई, और मैंने ये दवाई डाली आपकी जो आपने बनाई है। तो अब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, जैसे दिखता नहीं था उनको,
तो अब दिखने लगा है। जाला आता था वो भी साफ हो गया भैया जी। एक तो ये था, और एक ताई जी है, गांव में रहती है भैया जी, तो देवरानी ने मंगाई थी नेत्र रोगनाशक, और उन्होंने जैसे लिया उनसे, देवरानी से, तो उनकी भी आंखों में जाला आता है। 70 साल उम्र है जो ताई जी है गांव में उनकी, तो उनका भी भैया जी वो बोल रही कि ये किसने बनाई है, इतनी अच्छी दवाई है कि आंखों में जैसे डालते ही ना आंखें ऐसे खुल सी जाती हैं, और मतलब अंदर की नसें तक खोल देती है। इतनी अच्छी दवाई है ये। तो उनका भी जाला साफ हो गया। और एक चाची जी है गांव में ही भैया जी, उन्होंने भी डाला, तो उन्होंने अब आज 2 शीशी और मंगाई है, तो उनकी भी आंखें साफ हो गई। कहती ये दवाई तो इतनी अच्छी है, जो डॉक्टर देते हैं वो भी इतना काम नहीं करती, जो ये जैसे घर पे बनाई हुई, और इतना अच्छा काम कर रही है। और देवरानी सिलाई करती है भैया जी, तो उस वो भी डालती है, तो वो बोलती है कि इतनी अच्छी है कि आंखें बिल्कुल साफ हो जाती है, और जैसे सिलाई करती है तो आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अच्छे से जैसे सिलाई कर पाती है। तो ये 2-3 अनुभव थे भैया जी मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य करते हुए, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति जागरूकता का कार्य करते हुए, हस्त निर्मित उत्पाद आज हमारे भारत की अनेक बहनें, अनेक भाई अपने अपने घरों में बना रहे हैं अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आने वाली पीढ़ियों तक ये ज्ञान बना रहेगा। तो इस बात का बहुत बहुत, और इसमें भाग लेने के लिए, सहयोग देने के लिए, अपना समय देने के लिए, इसे बनाने में अपना धन और समय खर्च करने में, और इन पे विश्वास करके आप लोग जो कर रहे हैं ना, ये इसका कर्ज मैं उतार नहीं सकता। एक आम व्यक्ति के कहने मात्र से आप सभी अपने घरों में अपने परिवार को और अपने परिजनों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए घरेलू औषधियों का निर्माण करना, उन्हें उपयोग करना विश्वास के साथ, तो ये कर्ज हमेशा स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस प्रयास में कर्जदार हैं हम। और इस कर्ज को उतारने का एक ही मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य वर्धक, सौंदर्य वर्धक, स्वास्थ्य रक्षक, सौंदर्य रक्षक, कष्ट नाशक घरेलू उत्पाद और घरेलू औषधियों का निर्माण करने करवाऊं, आप सभी को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्रदान करूं परीक्षित करके, जिससे कि आप सभी इसी तरीके से आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर कल का निर्माण कर सकें। तो आप सभी का भैया बहुत बहुत जी, धन्यवाद। भैया जी मेरा भी है, जैसे रात को मतलब कहीं या तो जैसे जाना है सफर में। अब भैया जी मैं उज्जैन गई थी, तो जैसे पूरा मतलब दिन चले रात चले, तो भैया जी जैसे सोई नहीं, तो नेत्र रोग नाशक से भैया जी आंखों में डाल लेना तो नींद भी नहीं आती, और ना ही आंखें दुखती हैं भैया जी। ये मेरा खुद का अनुभव है भैया जी। मैं जैसे जागरण में भी गई तो पूरी रात जागी, तो जैसे नेत्र रोग नाशक डालती हूँ तो नींद भी नहीं आती उससे, और ना ही जैसे ना सोए तो आंखें दर्द भी नहीं करती, मतलब लगता ही नहीं कि हम जागे मतलब पूरी रात। तो इतना अच्छा है नेत्र रोग नाशक। जी जी जी। और नेत्र रोग नाशक के बारे में जब बात हो ही रही, तो ये बता दूं कि नेत्र रोग नाशक बनाना बेहद आसान है, बेहद आसान। अपने पंसार खाने पे उपलब्ध उत्तम क्वालिटी का त्रिफला, पूर्णनमा, गिलोय, इनको दरदरा कूट के पानी में डाल दें। और इसके साथ साथ इसमें कपूर है, फिटकरी है, नौसादर है, कलमी सोरा है, सुहागा है, सेंधा नमक है, इन सबको बारीक पीस के डाल दें। 24 घंटे बाद इसे मसल के छान लें, और छानने के बाद इसे स्थिर छोड़ दें। जब नीचे ऊपर साफ साफ पानी नजर आए, उस पानी को दोबारा छान लें, कपड़ छन कर लें। उसके बाद इसमें गुलाब जल मिला लें, अमृत धारा की कुछ बूंदे मिलाएं, और शहद मिलाएं, और अपने ड्रॉपर में भर के इसे उपयोग में लेके आए। कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है, अभी आनंद भैया के सानिध्य में आनंद भैया ने आ, जाने अनजाने ही ये बहुत अच्छे तरीके से परीक्षित हो गया कि अगर किसी के सर में दर्द हो रहा हो तो आंखों में दवा डालने से, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी के साथ ऐसा ही हुआ
और वहां से जो एक सिलसिला चला, तो आज न जाने कई भाई बहन और आनंद भैया कईयों को इस बात का कर रहे हैं कि जो भी कोई कहता है जी सर दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आंख में दवाई डाल देते हैं, उसकी समस्या दूर हो जाती है। यानी ये नेत्र रोग नाशक, किसी को गैस एसिडिटी बन रही हो, कुछ हो रहा हो, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, अब जब कुछ नहीं है तो आप इसकी पानी में 2-4 बूंदे डाल के पी लें। नाक से कभी कोई तकलीफ है, कान से कोई तकलीफ है, उन दोनों मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इन सभी के लिए सुरक्षित है। तो ये अपने आप में स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस प्रयासों में कि हम हस्त निर्मित घरेलू औषधियों का निर्माण कर रहे हैं और अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो अनुभव आ रहा है, वो ये अनुभव औरों के विश्वास और ज्ञान को बढ़ा रहा है, और जो इस क्षेत्र में है उनके हौसलों को बुलंद कर रहा है। जो नए हैं उनके लिए तो जिज्ञासा पैदा कर रहा है, उनके ज्ञान को बढ़ा रहा है, इसके प्रति विश्वास को बढ़ा रहा है। लेकिन जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने बनाया है, उनका और हौसला बुलंद हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं समय को कम करते हुए। मुस्कान कुमारी, मुस्कान एस कुमारी, माइक अनम्यूट करना बहन। वंदे मातरम भैया जी। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी जी। भैया आज मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, इतना दर्द हो रहा था कि कुछ करने को मन नहीं कर रहा था और पूरा रोने लग गई थी। तो आपसे जो आई ड्रॉप मंगाई थी वो रखा हुआ था, उसको आंख में डाली तो 5 मिनट के अंदर मेरा पूरा सर दर्द खत्म हो गया था। ऐसा पहले लाइफ में कभी हुआ नहीं था मेरे साथ। और मेरा उंगली भी कट गया था सुबह में, तो वहाँ पे मैं ब्यूटी क्रीम पूरा भर ली तो भी ठीक हो गया। यही बताना था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और भैया पता है आपको, एक और मेरे घर आए थे जान पहचान के लोग, तो वो देखे थे ऐसा ही, मतलब सामने में रखा हुआ था वो आई ड्रॉप, तो पूछेंगे ये क्या है, तो हम बोले आई ड्रॉप मंगाई हूँ। तो बोले कौन सा है, कहाँ से लाई हो, तो बोले कोई अंग्रेजी नहीं है ये, मतलब घर का बनाया हुआ है, बनाते हैं, एक भैया है उनसे मंगाई हूँ। तो बोले कि एक मैं ले लूँ। ता हम बोले ठीक है ले लीजिए। तो बोले कितना पैसा होगा, तो पहले आप ले जाइए, पैसा मत दीजिए। तो वो लेके चले गए, फिर वो यूज कर रहे हैं, तो उनसे मैं पूछी कि कैसा लगता है, कैसा है, तो बोले कि ये तो बहुत अच्छा ही ड्रॉप है। थैंक यू भैया जी, धन्यवाद। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप सभी जो अनुभव शेयर कर रहे हैं ना, इस अनुभव का जो सबसे बड़ा फायदा हो रहा है कि बहुत सारे भाई बहन जो स्वदेशी औषधियों का, हस्त निर्मित औषधियों के प्रति जो विश्वास कम होता है, इन अनुभवों के आधार पर उनका विश्वास का स्तर बढ़ता है और उनके प्रति नफरत की भावना पैदा होती है। जो घरेलू औषधियों को, सरल सरल तरीके से बनने वाली औषधियों को छुपा के अपने पास बाप की बपौती समझते हैं। कई बैस बन के घूम फिर रहे होते हैं, कई कुछ करके घूम फिर रहे होते हैं। जो छुपा के रखते हैं उनके मुंह पे तमाचा है स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयास। मैं तो खुले मंच पे ये बात बोल रहा हूँ कि उनके मुंह पे तमाचा है, जो अपने पास अपने योगों को छुपा के रखते हैं कि कहीं कईयों की तो ये भावना होती होगी कि नहीं भैया मैं किसी को बता दूंगा तो मेरा धंधा कम हो जाएगा। ऐसा ऐसी सोच वालों के लिए तो मुंह पे तमाचा है स्वस्थ समृद्ध परिवार का हर प्रयास। और मैं अपने आप से वादा कर रखा हूं कि 30 नवंबर 2026 तृतीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी जो चौपन में होगी, उससे पहले स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वारा 100 घरेलू स्वास्थ्य रक्षक, स्वास्थ्य वर्धक, सौंदर्य रक्षक, सौंदर्य वर्धक, कष्ट नाशक, रोग नाशक औषधियां और उत्पादों का निर्माण, वो भी परीक्षित उत्पादों का निर्माण खुले मंच पे अभी से ही जग जाहिर है, लेकिन 30 नवंबर तक उसकी लिस्ट जो है 100 हो जानी चाहिए। तो जो भी स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के संग हैं, आपके परिवार को छोटी बड़ी साध्य असाध्य रोगों के लिए
कष्टों के लिए, परेशानियों के लिए, जैसे कम शब्दों में बोलो, शून्य खर्च पे क्या है सबसे शून्य खर्च की चिकित्सा कौन सी है? चैट बॉक्स में लिखे जरा। सबसे शून्य खर्च, ना हींग लगे ना फिटकिरी, रंग आए चोखा, बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। तरन्नुम बहन, आप जीत चुकी है। ठीक है, मंत्र चिकित्सा। इसमें तो ना सामने वाला हो ना हो, कि ना खिलाना ना पिलाना, बस उसके बारे में सोच के मंत्रों का उपयोग किया, तो ये सोम शून्य खर्च चिकित्सा का सबसे सरल, सबसे सुलभ, दुष्प्रभाव रहित। तो आगे चलते हैं, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। रोहिणी दीदी, पुणे। रोहिणी बहन, पुणे, माइक अनम्यूट करें। हेलो। ए माइक। दिसते कधी आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, आवाज आ रही है। रोटी तो आपने खा लिया। हाँ, मैं पुणे से बोल रही हूँ। नई मैं ज्वाइन हुई अभी। जी दीदी बताएं। हाँ, मैंने नेत्र नाशक को जो ड्रॉप मंगवाया था परसों, जी। एक दिन डाला, लेकिन थोड़ी सी आंख लाल हो रही है, तो क्या करूँ, डालू ना? हाँ जी, हाँ जी दीदी, नियमित रखिएगा। हाँ, वो लाल होती है तो चलेगा ना? दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ओके ओके, 2 टाइम डालू ना? हाँ, हाँ, कम से कम 2 टाइम तो जरूर डालें। ओके ओके। और वो मुझे थोड़ा सा ज्वाइंट पेन है संधिवात करके, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, संधिवात? उसके लिए अपने रसोई घर की हल्दी है, मेथी है, सौंठ है, अजवाइन है, ये 4 हाँ चीजें हैं अपनी रसोई घर की। इन्हें बराबर हाँ मात्रा में लेके पाउडर बना के रख लीजिए, और हाँ आधा चम्मच पाउडर हल्के गुनगुने हाँ पानी से रात को सोने से पहले, और सुबह सुबह खाली पेट, और रात को सोने से पहले इसका हाँ हाँ। सेवन करें। ठीक है ठीक है, 2 टाइम लेती हूँ फिर। जी दीदी, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। जी। हाँ। हीरालाल रात्रे, छत्तीसगढ़। माइक अनम्यूट करें। हीरालाल रात्रे। चलिए, वो अभी नहीं सुन पा रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। शोभा बर्णवाल दीदी, पटना। सभी को माइक अनम्यूट करो बाबू। मामा जी वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मामा जी आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं। मामा जी, जो आप एक शैम्पू दिए थे ना, जब मैं लगाई ना, तो इतना बाल फुर उड़ रहा ना कि लगा कि रुई का हवा चल रहा है, और इतना शाइनी कर रहा है, सॉफ्टी हो लग रहा है। देखिए देखिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मामा जी। बहुत बढ़िया बात, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बच्चे, अगर यहाँ पे देखा जाए, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के संग इन बच्चों ने अपने ब्रांडेड जो उत्पाद हैं, वो ये भूल जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि कम उम्र में ही इन्होंने हस्त निर्मित उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं और उसके परिणामों से खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति देवी दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मेरा नाम हुआ अनुज, मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। हमारी वाइफ वो आपसे जुड़ी हुई है, और मेरे को लगता है कि 1-2 महीने से जुड़ी हुई बहुत है। बहुत बहुत बधाई भैया। 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। आपकी धर्मपत्नी जी कहाँ है? यही है। जरा वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, वीडियो ऑन करवाता हूँ मैं। वंदे मातरम दीदी, ऐसा है आपके, आप दीदी, आप ना 500 रुपये लेके आना अपना। 500 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये लेके आओ। ले भी 500 आओ, रुपये लेके लेते आओ, जल्दी जल्दी। आज कमाई हो गई भाई साहब की। भैया जी, मेरे को कहना था कि एक जो अनुभव मुझे जो हो रही है। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, रुक जाओ अभी। अच्छा, ठीक।
रुक जाओ, कहीं नहीं जा रहे हैं, भागे नहीं जा रहे हैं। कल भी आधा होगा तो कल भी चौपाल लगेगी। उसमें नहीं है। भाई पिज्जा वाले को देना होता तो जल्दी निकल गया होता। अरे नहीं नहीं भैया जी, आजकल तो गूगल पे का जमाना चल गया है, लोग तो कैश तो रखते नहीं है, बस यही मैडम जी रखती हैं। हाँ भैया मिल गया। दीदी सामने आके, तो सामने आके। हाँ भैया। अब दो इनको 500 रुपये। अरे चलिए। ये भैया आपको इनाम मिला है, क्योंकि अच्छा। इन्होंने आपको शायद बताना भूल गए कि चौपाल पे पत्नी को वाइफ बोलना, पति को हस्बैंड बोलना जुर्माना लगता है, तो उन्होंने ओह अच्छा। उन्होंने यही नहीं इसने बताया। बताया था मुझे। तो मुझे बताया। बताया था मैंने तो। अच्छा, उन्होंने बताया है, तो फिर तो 1000 रुपये अब आपका बनता है, अब 1000 रुपये आप मुझे। हाँ जरूर भैया जी। अगर तो मैं, अगर बोलिए बोलिए बोलिए। अगर बताया हुआ है तो 500 रुपये तो आप ईमानदारी से वापस कर दीजिए, 500 अपनी जेब से और दे दीजिएगा। ठीक है। जी 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 भैया, जरूर जरूर ठीक है। जरूर मैं दूंगा। आप बताएं। हाँ भैया जी, एक जो मेरे पास अनुभव है, और पता नहीं मतलब पति के नाते मेरे को तो ये बहुत अच्छा अनुभव है। पहले वाइफ के लिए मैं क्रीम लेता था, और सॉरी पत्नी फिर के लिए मैं क्रीम, हाँ पत्नी 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 के लिए जो क्रीम लेता था मैं, वो फॉक्सिल कंपनी का लेता था, और 800 रुपये का वो 10 ग्राम करके आता था, इसने यूज करती थी। लेकिन भैया आपसे जुड़ने के बाद इसने वो पता नहीं क्या करके क्रीम बनाया है घर में, कि कुछ भी होता है घर में, कहीं पर भी कुछ भी हुआ तो वही क्रीम लेके आती है, और चीजें उसको यूज करती है। और भैया मैं क्या बोलूं, मतलब सच में सबको बेनिफिट हो रहा है ना। और अजीब अनुभव हुआ, मतलब एक तो पैसे की इतनी बचत, कि जहाँ 800 800 रुपये मेरे को हफ्ते में लगते थे, आज ये पता नहीं वो शायद 1000 रुपया के लगभग में, पता नहीं उसने इतने सारे सामान आपसे लेके और इसने बना रखा है, पूरे छोटे छोटे डिब्बे में कर रखा है। और यहाँ नहीं, ये तो पूरी सोसाइटी में भैया, मतलब इसने तो अब पता नहीं अब रोजगार भी शुरू करेगा ये, है ना। ये बहुत जान के मुझे तो इतनी खुशी हो रही है आज, है ना। मैं बोला कि यार आज तो मैं भैया से बात करूंगा, मेरा डेली हफ्ते का 800 रुपया बच रहा है ना। तो इसके लिए तो धन्यवाद भैया, मतलब मैं भी अब आपसे टाइम निकाल के तो जरूर मैं आपका ये चीजें सुना करूंगा, है ना। और खासकर हमारे ग्रुप सर्कल में जरूर कुछ लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। उन लोगों को भी मैं एक बार जरूर कहूंगा कि ये तो मेन सोर्स है, जहाँ पर भैया सारी चीजें बताते हैं, और इतनी महिलाएं, इतनी भाई बहन आते हैं और अपना अनुभव बताते हैं। अच्छे भैया जी, मेरे को एक चीज और भी पूछनी थी। जैसे कल आपने ये, इसने मेरे को प्री डायबिटीज है, क्योंकि मेरा आईटी फील्ड में जॉब है, तो बैठना उठना होता है, तो उतना एक्सरसाइज एक्सरसाइज हो नहीं पाता। इधर मैंने अपना ब्लड चेक कराया था तो प्री डायबिटीज आया था, तो मतलब डायबिटीज अबाउट टू। तो मैंने वही, तब ये मेरे को बताया कि भैया जी एक दवाई है, वो किसी माता जी ने खाया, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और वो जड़ से मतलब हमेशा वो यूज करती हैं, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो भैया जी वो दवाई कैसे, मतलब वो बनाना पड़ेगा, या भैया जी हम आपसे मंगवा लेंगे वो? देखिए जी, दोनों चीजें हैं। बना बना भी सकते हैं, बनाने की पूरी विधि बताई जाती है, और नहीं बना सकते तो मंगा सकते हैं। ठीक है। तो वो है, जी। उसका नाम है मधुनाशनी, जो इसमें लगभग 33 तरह की जड़ी बूटियों के बराबर मात्रा का मिश्रण है। और सेवन करने की जो विधि विधान है कि 2 चुटकी उसे जीभ पे रखना है खाना जी। खाने से पहले। और ओह अच्छा। जिनको ज्यादा दिक्कत है तो खाना खाने के पहले भी और खाना खाने के बाद भी। ये तो हो गया औषधि की बात।
जो जी मधुनासिनी के नाम से स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों में उसका नाम मधुनासिनी दिया गया है। जी। और अगर मैं ये कहूंगा कि आप आईटी सेक्टर में हैं और सामर्थ्यवान परिवार है तो आप अपने घर के बर्तन पहले बदलें, पित्तल के बर्तन लेके आए। अब तो ऐसे भी 800-800 रुपये हफ्ते के बच रहे हैं, तो 800-800 रुपये के तो पित्तल की थालियां आ जाएगी। हाँ भैया, हम पीतल के एकदम दिमाग में आ गया है मुझे। इसने जो कुछ ये मट्टी के घड़े हैं, जी उसमें पता नहीं कुछ वो सुबह वो मैं कुछ गिलास विलास में पानी वानी रख के देती है मुझे, है ना। जी और वो मैं पूछता नहीं हूँ कि क्या है ना, लेकिन वो बस उतना ही बोलती है कि आप पीजिए उसको। और मेरे को लगता है कि पता नहीं वो एनर्जी ड्रिंक है कि क्या है, मतलब उसमें सच में मतलब पीने के बाद कुछ अजीब सा फील होता है, मतलब अंदर से लगता है कि हाँ कुछ आदमी एनर्जेटिक है। वो पता नहीं क्या है, लेकिन अब मैं इससे पूछूंगा जरूर कि भैया क्या बताया है। पता नहीं घड़ी में क्या क्या रखी हुई है भैया, पता नहीं कुछ गहने वहने भी रखी हुई है उसने, और लकड़ी के घड़े रखी हुई है उसमें, और मिट्टी का पूरा गरम वरम करती है। और बहुत अच्छा भैया, मैं तो बोलूंगा कि आपका मतलब ये पूरा एक नंबर का भक्त है ये, है ना। और घर में तो धीरे धीरे पहले से और अभी से बहुत ऐसी चीजें चेंज हो रही है, बच्चे बच्चे सब में भी पी रहे हैं, और मेरे ख्याल से अच्छा ही है। बस भैया आपका आशीर्वाद रहे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो जो आपको पानी मिलता है वो धातु स्रावित जल बोला जाता है। आप ये समझिए जी कि आपकी धर्म पत्नी ने आपको राजा महाराजा बना दिया, सोने चांदी के बर्तन का रखा हुआ पानी पिला रही हैं। जी उसमें भैया। उसमें सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, मिट्टी है। वो रात को भिगो देती हैं, सुबह उसको उबाल के आपको देती हैं पीने के लिए। इसे धातु स्रावित जल बोला गया है। और हमारी चौपाल की भाषा में हर समस्या का हल बोला गया है। तो सिर्फ इसी पानी को नियमित रूप से पीने मात्र से भी हमारे ये भैया हैं यहाँ पे, मैं तो अलग बताऊंगा, लेकिन नरकटियागंज प्लेटफॉर्म पे हैं। तो उनके जानकार में जो भी रेलवे स्टेशन पे आते हैं उनमें से एक आए थे जिनका शुगर 650 रहता था, 650 550 ऐसा कुछ रहता था, वो नॉर्मल हो गया। तो आप गुड़िया को क्या नाम है, मंजू नाम है, क्या नाम है, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि आप उसमें इनके लिए मेथी दाना जरूर डाल देना, थोड़ा सा। और बाकी मधुनाशनी बना देना। चिंता करने की कोई बात नहीं, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ऐसे ही आप खुश रहे। और आपके चश्मा उतारने के लिए आई ड्रॉप बनाए, ताकि आपका चश्मा जी उतार। जी, आपने आपने भेजवा दिया है भैया, इसने लेके रखा है। अब जी मैं उसे डालना शुरू कर दिया। भैया जी वो जलन थोड़ा सा करता है स्टार्टिंग में, मतलब जी जलता है लेकिन। इसको मैं चौपाल की भाषा में बोलूँ तो पत्नी जो होती है ना, वो चुभती भी है। जी हाँ भैया जी। ऐसा हाँ, नहीं है, वो चुभती भी है, लेकिन बड़ा सुकून देती है। अगर वो ना रहे तो फिर हमें पूरी जिंदगी चुभन रहती है, और रहे जी तो जी जी भैया। थोड़ी देर के लिए चुभन रहती है। चलिए कोई बात नहीं। दवा हमेशा मीठी है। दवा दवा तो हो ही, बोला ही जाता है कि दवा तीखी होती है, मीठी तो होती नहीं। जी भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके इस अनुभव से सुनकर यहाँ पे बहुत सारे भाई बहनों का और विश्वास का स्तर बढ़ा होगा, और बहुत सारी बहनों को अपने पति की देखरेख करने के लिए हौसला मिलेगा कि जब कृति बहन इस तरीके से आपका ध्यान रख रही है। और आप भी बड़े भाई, सबसे ज्यादा कि आपके पैसे, उन्होंने अपना धन बचाया, आपका नहीं बचाया है। वो जो आठ जी सौ जी जी रुपये वो भैया। अपना नहीं बचाया, वो आप अपना, वो उसने अपना बचाया है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मिलते रहेंगे, चौपाल पे आते रहिएगा। जी 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 भैया, जरूर जरूर मिलते रहेंगे भैया आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके प्रयासों से एक पति आके ऐसी बातें बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक बहन का प्रयास। सबसे बड़ी बात है कि आपके पति देव हैं, जो उनको लग रहा हो कि हाँ, मेरी धर्म पत्नी अगर कहीं समय खर्च कर रही है तो वो समय गलत जगह गलत प्लेटफॉर्म पे खर्च नहीं हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और भैया भैया, ये जो आपकी बातें को सुनने के लिए इसने अलग से एक स्पीकर मंगवाया है, और खाए कि कुछ काम करता रहे तो सुनाई देते रहे। उसने पूरे घर में वो रियल लगा के, जब वो चलता है तो किसी को कुछ नहीं बोलना है,
जब तक उसका पूरा चौपाल खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ नहीं बोलना है। धन्यवाद भैया आपका, मतलब आपसे जुड़ के मतलब घर की हमारी धीरे धीरे स्थिति अच्छी हो रही है। अच्छा लगा भैया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जैन माता जी, माइक अनम्यूट करें। किरण जैन माता जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। भैया जी मेरा ये भी एक अनुभव है, मेरा सबसे हटके आज। मैंने आपसे मंजन मंगवाया था, दंदासा दंत मंजन। जी जी। वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है वो। दांत भी उससे साफ हो रहे हैं और वैसे करने में भी बहुत अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है उसका। और बाकी छोटे मोटे अनुभव तो चलते ही रहेंगे, वो तो आपने जो सिखा रखा है। जी जी जी। भैया आज मेरी शादी की सालगिरह भी है। अरे बहुत बहुत, मैं बोलने वाला ना दीदी, आज चमक रही है कि जरूर कोई बात है। तो मैं बोलने वाला था, लिपस्टिक आपने लगा दिया है, जरूर कोई बात है। चलिए कभी सभी, कभी आती हूँ भैया। सभी के माइक अनम्यूट कर दिए गए हैं। आज हमारी जगदीश जैन और किरण जैन दीदी बताऊँ क्या? जी, माइक अनम्यूट कर लें आप सभी, माइक अनम्यूट करें। बहुत बहुत बधाई। की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो जी। बहुत शुभकामनाएं माता जी। शुभकामनाएं। शादी की सालगिरह मुबारक हो। ये एक दीदी आप बहुत बहुत बधाई हो। जी, बहुत बहुत बधाइयाँ दीदी। और दीदी एक बार दोबारा हैंड रेस करना दीदी। किरण जैन दीदी, माइक माइक अनम्यूट करना दीदी। और अभी किरण जैन बहुत बहुत धन्यवाद सबका। दीदी, वंदे मातरम, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत भैया जी आशीर्वाद दे दो। ये दीदी, मुझे तो आशीर्वाद आप लोगों से लेना है, आप दोनों के। नहीं भैया आपका भी कभी कभी तो आपका भी चाहिए ना, हम तो आपको रोज ही दे रहे हैं। और मेरी तो बस आप इच्छा इतना कुछ है, कर रहे हैं, इतना आप कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। परम पिता परमेश्वर से यही इच्छा है कि आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, नाती पोतों की, इन सभी से, वो सभी स्वस्थ रहें। आप, आपके जाने के बाद भी आपका नाम रोशन करें। मैं तो यही कहूंगा कि, क्योंकि यहाँ रहने तो कोई नहीं आया है, लेकिन क्यों ना ऐसे चीजें हों कि हमारे जो अंश हैं, जो हमारे अंश बनते जा रहे हैं, जो जिसे वंश कहा जाता है, वो वंश हमारे इस तरीके से फले फूले कि पीढ़ी दर पीढ़ी याद करे कि हाँ भाई, इनके किस कुल के हैं, किस कुल के। तो आप के आने वाली पीढ़ियां समाज के लिए इतना कुछ करे, इतना कुछ करे कि उसे उनकी आने वाली पीढ़ियां याद करे। बस मेरी तो यही परमपिता परमेश्वर से यही इच्छा है कि आप दोनों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हम सभी को आशीर्वाद देते रहें कि आपकी तरह हम भी फले फूलें। वंदे मातरम जी। बहुत 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 धन्यवाद भैया। आपका बहुत बहुत आभार। और आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए इसी तरह बनी रहें, यही हम आशा करते हैं। कितने साल हो इसी गए, बात कितने साल हो गए? बताओ। 49 हो गए भैया। 49 जी। 49, मतलब अगले साल 50। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो अगले साल धमाल करेंगे फिर पानीपत में। बिल्कुल पधारो, हाँ वेलकम। हाँ। बिल्कुल पधारो, वेलकम। ठीक बहुत है भैया, जी। आपकी कृपा से बनी रहे। तो एक चीज और चौपाल पे चर्चा कर ही लेते हैं। 49 साल पहले जब आपकी शादी हुई थी, तो आपके लिए पालकी आया था या घोड़ी आया था? घोड़ी जी, घोड़ी। अच्छा, घोड़ी थी। जब तो घोड़ी थी जी। अच्छा, और दीदी के लिए पालकी होगा। नहीं जी, कार थी जी, एम्बेसडर है ना, हाँ, एम्बेसडर थी जी इनकी अपनी। अच्छा, अम्बेसडर कार थी मतलब। हाँ जी, घर में थी जी, अपनी थी जी। जी जी। पानीपत से सोनीपत बारात गई थी। रोहतक जी। हाँ, रोहतक रोहतक। हाँ जी, जी जी। दिन की शादी थी जी। अच्छा, दिन में शादी थी, हाँ। हाँ जी। अच्छा, जैन समाज में दिन में होती है, रात में भी होती है? नहीं, अब तो रात में ही होने लगी जी, पहले तो सबके दिन में होती थी। अच्छा, पहले सब दिन में होती थी। हाँ जी।
हमने भी अपने बच्चों की 3 की करी है जी, दिन की, 1 की रात की हुई है। जी जी, बहुत बहुत वैसे भी जब गर्मी थी ना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप अपनी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। पुरानी यादें ताजा करें, बच्चों के साथ एंजॉय करें। आपके बच्चे भी आपकी तरह 49-50 की पीढ़ियां पार करें। मैं तो यही कहूंगा कि माँ बाप के नक्शे कदम पे बच्चे चले। तो जिस प्रकार आपके 50 पूरे होने वाले हैं, आपके बच्चों के भी 50-60 पूरे हों। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सब चौपाल वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, सबका साथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हीरालाल रात्रे जी, हीरालाल रात्रे जी, माइक अनम्यूट करें। चलिए, आज हमारे बीच में डॉक्टर नीतू मेहता दीदी हैं। डॉक्टर नीतू मेहता दीदी अगर जुड़ी हुई हैं तो डॉक्टर नीतू मेहता दीदी। डॉक्टर नीतू मेहता दीदी के सफरनामे को चौपाल पे जानते हैं। दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। और आज इनका जन्मदिन है, तो इनके भी जन्मदिन की बधाइयां देते हैं हम सभी। माइक अनम्यूट करें। बहुत सारी बहुत शुभकामनाएं। सारे बहुत 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 बधाई हो। बहुत 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 शुभकामनाएं बहुत आपको। बधाई हो। बहुत शुभकामनाएं स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपकी संक्षिप्त जानकारी तो हमें कल मिली थी, तो आज ये विस्तृत जानकारी हम सभी को चौपाल पे चाहिए, क्योंकि आप जैसे माँ की जरूरत हर घर में है। अगर भारत को सोने की चिड़िया बनानी है, तो जो आपकी सोच है और जिस सोच पे आप अपने बच्चों को पालन कर रहे हैं, उसकी बेहद जरूरत है। अगर भारत को सोने की चिड़िया और संस्कारवान बनाना हो, तो दीदी आपका स्वस्थ समृद्ध परिवार, आप ही की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत है और जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी दीदी, आप अपना परिचय देते हुए हमारे लिए 2 संदेश, कुछ ज्ञान की बातें आपके सफरनामे से हमें कुछ सीखने और जानने को मिले। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आप सभी को मेरा प्रणाम। जी भैया, बहुत खुशी हो रही है मुझे, और फिर से साथ धन्यवाद महेंद्र भैया का, मुझे इस ग्रुप से जोड़ा उन्होंने। और मतलब बोलना चाहिए कि 25-20 साल, मैं 25 साल पहले मिली थी मैं भैया को, और फिर से ये सुंदर सा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग पहले से ही था, अब और होने वाला है, क्योंकि हम रोज मिलने वाले हैं चौपाल में। तो मैं मेरा सफरनामा बिल्कुल कोशिश करती हूँ बताने की। बहुत सारी हिस्ट्री है मेरे जीवन की। मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, 15 जून 1982। आज मैंने 44 साल पूरे किए हैं। पिताश्री मेरे फॉरेस्ट ऑफिसर रहे हैं, रेंजर थे वो। और माताजी मेरी गृहिणी थी, लेकिन साहित्य का शौक था उनको। तो माता पिता दोनों से मुझे माँ से साहित्य का मुझे अनुभव मिला, और परमात्मा की दया से मैं थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ। पिताश्री से मुझे मतलब एनिमल्स के प्रति, प्रकृति के प्रति प्रेम कहना चाहिए, तो शायद वहां से मेरे में आया। मैं पापा के साथ चाहती थी बाइक पे बैठ के विजिट करने के लिए जंगलों में। जब जंगलों में आग लगता था तो हम बुझाने के लिए मैं भी जाती थी साथ में उनके। और जो जानवर घायल हो जाते थे उनको बहुत करीब से देखा है, उनकी सेवा भी की है, तो शायद वहां से वो सेवा भाव आया मेरे अंदर। मेरा स्वास्थ्य जो है वो शुरू से ही थोड़ा ठीक नहीं था। मुझे टाइफाइड हुआ था जब मैं 5 साल की थी, और 14 साल की थी तो दोबारा हुआ। फिर उसके बाद में मुझे ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होने लगी थी, और जब मैं 10वीं क्लास थी तब मुझे डिटेक्ट हुआ कि मेरे हार्ट का वॉल्व काफी लूज है,
और हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो भी दूसरों से थोड़ा डिफरेंट है। तो मुझे ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होती थी, मुझे टैकीकार्डिया था जब मेरा पल्स 140 बार धड़कता था। जो 72 बार होना चाहिए वो 140 बार धड़कता था। तो शुरुआत से ही मेरे स्वास्थ्य में थोड़ा नरम गरम चलता था, मैं अंडरवेट ही थी शुरू से ही। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी वैसे ही 10वीं क्लास के बाद में मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि तबीयत जब खराब होती थी, मेरी ब्रेथलेसनेस होता था, तो मुझे माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दी जाती थी। तो मुझे बड़ा घिन लगता था कि कोई भी व्यक्ति है वहां पे और मैं बेहोश होकर गिर गई, तो ब्रीथिंग जब देते थे ना तो मुझे अजीब सा लगता था कि मेरे माउथ में माउथ डाल के फूक रहे हैं या फिर आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे रहे हैं, तो मुझे बड़ा इरिटेशन होता था। और समाज के लोग ताने भी कसते थे क्योंकि मैं चौथे नंबर की बेटी थी और ब्राह्मणी कास्ट, मैं द्विवेदी हूँ, थी मतलब, अब तो मैं मेहता हूँ। ब्राह्मण कास्ट और 5 बेटियां, एक भाई में मैं चौथे नंबर की बेटी, तो लोगों के कमेंट्स आते थे कि इतने खर्चे इसके पीछे क्यों। मेरा एक कैप्सूल 180 रुपए की आती थी उस समय का। तो काफी तकलीफ झेलती थी मैं, लोगों के ताने सुनती थी। तो जब मैं 10th क्लास में थी तब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और मुझे चौकीदार छोड़ने जाता था स्कूल, तो मैंने उसको भगा दिया चौकीदार को, कि भाई आज मैं खुद ही साइकिल चलाऊंगी। तो चौकीदार ने बोला कि नहीं साहब मुझे गुस्सा करेंगे। मैंने बोला मैं उल्टा तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, मुझे दो साइकिल, तुम जाओ। और मैं साइकिल लेकर के, सामने से ट्रक आ रहा था और ढलान था, और वहां जाके मैंने घुसा दिया कि अब मुझे नहीं जीना, क्योंकि लोगों के ताने, और घर में भी मैंने देखा कि सारे पैसे तो मेरे ट्रीटमेंट में जा रहा है। तो वो थॉट्स था, और मैं 10th क्लास की एज में मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं खेत के दूसरे साइड में गिरी हुई थी और मैं बिल्कुल सेफ थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, और मेरा साइकिल पूरी तरह से डैमेज हो गया था। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि मेरा जीवन फिर से मुझे क्यों मिला। मतलब मैं तो बिल्कुल ट्रक के नीचे मैंने घुसा दिया था खुद को, लेकिन मैं बची कैसे। फिर उस दिन मुझे पूरा दृश्य सामने घूम गया कि मेरे मम्मी पापा रो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, समाज वाले उल्टा और हंस रहे हैं कि बेटी ने सुसाइड कर लिया, तो और कुछ चक्कर था क्या। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यदि मर जाती तो मेरे माँ बाप का क्या गुजरता, मतलब कितनी तकलीफ होती उनको। तो वो मेरा एक संकल्प शक्ति था, जब मैंने ठान लिया कि मुझे कुछ करके दिखाना है और मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे मेरे माता पिता को मेरे ऊपर में गर्व महसूस हो। तो वो थॉट्स मेरे 10th क्लास की एज में मेरे में आई, और उस समय से फिर मैंने खुद को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। मैं बहुत अच्छा गायन भी करती हूँ, बहुत अच्छा पेंटिंग भी मैं करती हूँ, और थोड़े बहुत कविताएं भी लिख लेती हूँ, साहित्य भी लिखती हूँ। तो वो सारी चीजें मैंने स्टार्ट करी और आगे बढ़ती गई। फिर मैंने मेडिकल पास किया क्योंकि मुझे सेवा भाव शुरू से ही था। फिर मैंने बीएमएस किया। बीएमएस करने के बाद में फिर सेवा भाव था ही, तो मैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार, वहां से मैं जुड़ने के लिए निकली। और आप यकीन नहीं मानेंगे भैया जी कि जब मुझे किसी थर्ड पर्सन ने मुझे बोला कि बिटिया तू ना इधर उधर ना भटक कर ना, तू ऐसी जगह पे जा जहाँ पे तू सेवा कर सके लोगों की, पैसे के पीछे नहीं भागना। तो मुझे वो दिमाग में क्लिक हुआ, और उस समय मेरी जो तबीयत थी वो बहुत सही नहीं रहती थी। मेरा हीमोग्लोबिन 8 ग्राम था और मेरा वेट था 39 kg। तो पापा ने बोला कि हरिद्वार भेजने के लिए तू तेरी तबीयत सही कर और जा, क्योंकि पापा को पता था कि भाई ये नहीं कर पाएगी, ये कंपटीशन एग्जाम भी देना था उसमें। भैया जी मात्र 15 दिन में, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या घटना घटित हुआ। छठ का दिन था, मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे आना है, मुझे कोई बुला रहा है और मैं आ रही हूँ हरिद्वार, गायत्री परिवार, मुझे मुझे कोई बुला रहा है वहां पे और कोई मेरा वेट कर रहा है, मुझे जाना है वहां पे। और मैंने संकल्प लिया छठ के दिन में कि मुझे मेरी तबीयत सही करनी, मुझे जाना है। ठीक 15 दिन बाद मेरा हीमोग्लोबिन 8 से 11 ग्राम हो गया, मेरा वेट 39 से 42 हो गया। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। और फिर पापा ने डन कर दिया कि ठीक है अभी तो ठीक है, तो ठीक है देखते हैं। तो भी पापा टाल मटोल करने लगे, लेकिन मैं जैसे तैसे हरिद्वार पहुंची, शांति कुंज पहुंची, और वहां पे मैंने, मेरे साथ जो लोग थे उनको मैंने ये पूछा यहाँ पे पानी का स्रोत था कहाँ गया। तो उन्होंने बोला बिटिया ये तो बहुत पुरानी बात तुम कह रही हो, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे पानी का स्रोत था। मैंने बोला बस मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे पानी का स्रोत था। जैसे ही मैं परम पूज्य गुरुदेव की समाधि स्थल में गई, मेरी आंखों से ऐसे आंसू बहने लगे, ऐसे धार कि मैं
कंटिन्यू रो ही रही थी। मतलब मैं मेरा आंसू ही नहीं रुक रहा था वहां पे। मुझे ऐसा लगता था कि इस जगह पे मैं पहले भी थी। और फिर वहां पे फिर मैंने एग्जाम दिया। परम जी गुरुदेव का पूरा नाम तक मुझे नहीं मालूम था, बट इतना मुझे पता था कि ये जो गुरुदेव है ना, गुरु माता, ये कोई तो है जो गायत्री माता के आजू बाजू में इनके फोटो लगते हैं। बस इतनी जानकारी थी मुझे 2006 में कि परम जी गुरुदेव और माता जी कोई तो है, कोई अच्छी विभूति होंगे कि इनके साथ इनकी फोटो लगती है। मैंने आयुर्वेद सब्जेक्ट उसमें चूज किया ताकि मैं पास हो जाऊं, क्योंकि गुरुदेव के बारे में तो नॉलेज नहीं था। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो वहां क्वेश्चन पूछा गया तुम कैसे आई हो, तो मैंने बस मैं ऐसे आई हूँ, घर में कोई जुड़ा है? बोले नहीं जुड़ा है। बोले नहीं होगा सिलेक्शन तो? मैंने बोला गुरुदेव ने बुलाया है, मेरा सिलेक्शन तो होके रहेगा। और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने वहां 6 माह पढ़ाई करी और बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने सच बताऊं तो मैंने सब्जेक्ट का कोई भी पढ़ाई नहीं किया। मैंने खुद को वहां से भी समझा, खुद को मैंने जाना कि मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का, मुझे क्या करना है जीवन में। क्योंकि जब वहां पे पूछा मैंने एक ही चीज जवाब दिया कि मैं खाने और पीने और सोने के लिए तो नहीं आई हूँ, कुछ ना कुछ है, खाना पीना सोना नहीं है मेरा जीवन, मुझे कुछ करना है। और वहां से भी परम पूज्य गुरुदेव का मुझे हिम्मत मिला। मैं फिजिकली कभी उनसे नहीं मिली हूँ, बट उनकी सूक्ष्म शरीर के साथ एनी टाइम मेरा कनेक्शन रहता है। और फिर वहां से मैं गांधीधाम आई इंटर्नशिप में, और वहां फिर मेरे पतिदेव से मेरी मुलाकात हुई, अखिलेश मेहता। और वहां से फिर उनका साथ मुझे मिला। परिवार वाले के ने मेरी उनके साथ में विवाह कराया। मेरा विवाह शांति कुंज में हुआ है, विदाउट ड्रॉरी मेरी शादी हुई है, आदर्श विवाह हुआ। और वो भी परम पूज्य गुरुदेव के वेद स्थल पे मेरी शादी हुई है। तो वो जो विवाह था वो अद्भुत था, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव जहाँ यज्ञ करते थे उस यज्ञशाला में मेरा विवाह संपन्न हुआ, और शैल जी ने मेरा कन्यादान किया। मेरा पूरा परिवार वहां पे उपस्थित था, सब बहुत हैप्पी हुए। फिर वहां से मैं अहमदाबाद आ गई, और फिर मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया। मेरी बिटिया, जिसका मैंने गर्भाधान संस्कार करके मैंने उनका आह्वान किया था, मैंने और मेरे पतिदेव ने, कि हमको एक बिटिया चाहिए, हमें हमें माता जी चाहिए, तो हमें एक रत्न की प्राप्ति हो, ये कह के हमने गर्भाधान संस्कार कराया। गर्भाधान संस्कार के बाद में 9 महीने के बाद में मुझे मेरी पुत्री फिर मेरे घर में मेरा जन्म हुआ। राहिणी नाम रखा हमने उनका, मेरी बिटिया का। और 3 साल के बाद में मेरे पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रखर मेहता है। और मैंने 2 संतान को हमने जन्म दिया। इसके बाद में जब उनकी एजुकेशन की बात आई, तो हम दोनों पहले से ही ये चीज हमने महसूस किया था कि ये जो माइकाले शिक्षा पद्धति है, ये किसी काम की नहीं है। इससे बच्चों में वो संस्कार नहीं पड़ते जो संस्कार उनके में डेवलप होना चाहिए, क्योंकि बच्चा मैक्सिमम टाइम स्कूल में रहता है, अपने मित्रों के बीच सारी शिक्षा वो वहीं से लेता है। तो हमको शिक्षा नहीं विद्या चाहिए थी, जो विद्या का नामो निशान आज के शिक्षा पद्धति में नहीं है। तो ये सोच के फिर मेरी बिटिया को हमने एडमिशन तो कराया स्कूल में। फिर हमने देखा कि मेरी बिटिया क्वेश्चन करती थी कि तुलसी के पौधे को तुलसी का पौधा ही क्यों कहते हैं। तो उनकी जो टीचर थी वो इरिटेट होती थी कि ये कैसे उटपटांग क्वेश्चन पूछती है। फिर बाद में जब हम तक पहुंचा तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हमारी बच्ची अब स्कूल नहीं जाएगी, और हमने हमारे बच्चे को फिर स्कूल ना भेजने का हमने डिसीजन लिया। इसके बाद में फिर बंसी गिर गौशाला, जो भारत की नंबर 1 गौशाला का अवार्ड है, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं, बंसी गिर गौशाला, जहाँ पे गोत्र मेंटेन किया जाता है गौ माता का। 850 गाय माता है वहां पे, जहाँ पे बिल्कुल प्राकृतिक, और वहां पे गाय बांधी नहीं जाती है, और हर गाय का नाम है। और जिस गाय का नाम आप बुलाएंगे ना, उसी का बाछड़ा बाहर निकलता है, और दोहन 2 आंचल ही होता है। एक अद्भुत गौशाला है वो। तो वहां पे फिर मैंने ज्वाइन किया। और वहां ज्वाइन करने के बाद में वहां एक गुरुकुलम था, जहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वहां पे सिर्फ वैदिक थोड़ी शिक्षा जानकारी दी जाती है। वहां फिर मेरे बच्चों को हमने वहां पे एडमिशन कराया, वहां पे हम लेके जाते हैं। मैंने भी ज्वाइन कर लिया। वहां पे मैंने पंचगव्य चिकित्सा में एज ए सीनियर डॉक्टर की भूमिका मैंने वहां पे संभाली। मेरे अंडर में 4-5 डॉक्टर्स थे जिनको मैं ट्रेनिंग दिया करती थी। मेरे पास एक एक्यूलाइफ मशीन, उससे मैं बॉडी चेक करती थी, नाड़ी निदान। और उसके बाद पंचगव्य औषधियों के साथ हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते थे। करीबन 15 से 20 हजार पेशेंट तो मैंने देखे हैं वहां पे 5 साल में। और वहीं पे ही मेरे बच्चे का एडमिशन कराया दोनों का, और वहां मैं बच्चों को पढ़ाती भी थी। वहां का एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट मैं लिया करती थी, आयुर्वेद का भी कुछ जानकारी मैं दिया करती थी। और मेरे बच्चों का हमने वहीं पे ही गुरुकुलम में थोड़ी उनकी शिक्षा पद्धति स्टार्ट हुई। इसके बाद में जब बच्चे बड़े हुए तो फिर अब वो होम स्कूलिंग में है, और मैं घर पे ही उनको मैं पढ़ाती हूँ। जो भी सब्जेक्ट है, संस्कृत मेरे पति देव का बहुत अच्छा है, तो वो उनके संस्कृत की विद्या शिक्षा वो देते हैं।
बाकी अभी ये जो समय है उसमें इंग्लिश भी आनी जरूरी है कि एटलीस्ट हमारे वक्तव्य को हम कहीं पे स्थापित करें। तो अभी इंग्लिश भी उतनी ही जरूरी हो जाती है, इसलिए कम से कम इतनी अंग्रेजी की वो पढ़ सकें, लिख सकें और थोड़ा बोल सकें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो उस हिसाब को उसका भी हमने ध्यान रखा और वो भी हमने उनको जानकारी दी। तो अभी मेरी बेटी जो है वो 17 साल की है। उसने NIOS से एग्जाम दिया, 10th क्लास का एग्जाम दिया, फिर 12th का एग्जाम दिया और वही विषय उसने चूज किया जो उसको पसंद है। तो हम दोनों पति पत्नी का एक ही चीज विचार था कि जो विषय पसंद नहीं वो विषय हम बच्चों को क्यों पढ़ाएं। अब मुझे याद है पाइथागोरस प्रमेय और क्वांटम का जो था वो, फिर वो टेन थीटा कॉस थीटा, आज मैं कुछ भी यूज नहीं करती, बट उसको पढ़ने के लिए मैंने कई रातें गुजारी हुई है। तो वैसे ही आप लोगों में भी इतने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपने पढ़ाई करी है बट उसका प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं अभी के जीवन में। तो जो हमारा व्यवहारिक जीवन है उसकी शिक्षा तो दी ही नहीं जाती स्कूलों में। उल्टा स्कूलों में एक कंपटीशन कराया जाता है कि इस बच्चे से तुमको आगे बढ़ना है। तो बच्चों के में वो भाव भी आता है कि भाई हमको उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है। तो अभी के समय में पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि भाई उसका नंबर कितना आया, तुम फर्स्ट आए कि सेकंड आए, तुम सेकंड क्यों हुआ है। तो वो जो होड़ है ना उससे हमने हमारे बच्चों को निकाल दिया कि सुबह सुबह बच्चे बेचारे पेट भी साफ नहीं हो रहा है और ऐसे खींच के लेके जाती हैं माताएं, बेचारे करे क्या, बस वेट कर रहा है, कार वेट कर रही है, वैन आ गई है, करें क्या वो, बच्चों की नींद भी पूरी नहीं होती है। तो इस तरह की शिक्षा पद्धति से हम पहले से हम रुष्ट थे कि हम हमारे बच्चे को इस तरह का उनका बचपन हम छीनने नहीं देंगे। आज बच्चे को देखो स्कूल से आते हैं, फिर उनकी ट्यूशन की क्लासेस आती है, इसके बाद में फिर उनका जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उसकी क्लासेस। बच्चा बेचारा खेले कब, उसकी खुद की तो कभी भी कोई भी चीज उसका पूरा ही नहीं हो पाता ना, जो खुद को उसको करना है, उसका जो टैलेंट है वो बेचारा निकाल ही नहीं पाता। और फिर कंपटीशन की होड़ में लग गए। और अभी तो बस अभी सेक्टर कौन कौन से हैं, इंजीनियरिंग, IT सेक्टर, फिर मेडिकल का सेक्टर, ये गिने चुने सेक्टर्स हैं जिसमें बच्चों को बाध्य किया जाता है कि तुम इसमें जाओ। अभी तो माँ बाप डिसाइड करते हैं कि बच्चे तुम्हें ये करना है। तो ये चीज हमने नहीं करा, हमने हमारे बच्चों पे छोड़ा कि उनका इंटरेस्ट किस में है। तो मेरा बेटा फुटबॉल खेलता है और फुटबॉल खेलने के साथ साथ में उसको गौ पालन और एग्रीकल्चर में रुचि है। मेरा बेटा जब 8 साल का था तब उसने मुझसे प्रश्न पूछा था कि किसान का बेटा किसान नहीं बन रहा तो हम खाएंगे क्या। तो उसी समय से इसके दिमाग में ये था कि मैं आगे चल करके किसान बनूंगा। और आज की डेट में हम दोनों माँ बेटा एक साथ मिलकर के पास की गौशाला में जाते हैं रोज। आज भी मेरा जन्म दिवस था तो मैं आज सुबह सुबह वहीं थी, 2 घंटे, आज 1.5-2 घंटे मैं वहां पे थी। और एक गाय माता ने मुझे पकड़ रखा था, आज तो वो मुझे उठने ही नहीं दी, मैं आधे घंटे तक वो मेरे गोद में सो रही थी। तो इस तरह से जो वातावरण है वहां पे का, तो वो वातावरण अद्भुत वातावरण है। तो उस तरह की चीजों से बच्चों को हम कनेक्ट करें ताकि वो खुद का डेवलपमेंट कर सके। आज मेरा बेटा मुझे कहता है कि माँ मुझे ना कोई बॉस नहीं चाहिए, कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, कोई बॉस मेरे ऊपर हुकूमत चलाए और मुझसे काम करवाए, ये मुझे मुझे पसंद नहीं। मैं खुद से मैं काम करना चाहता हूँ और मैं खुद के डिसीजन में खुद ही लेना चाहता हूँ और अपने तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ, कुछ नया करना चाहता हूँ। तो आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूंगा, बट जो दूसरा शब्द मेरे बेटे ने बोला जो मेरे लिए गर्व का विषय था, उसने ये बोला कि माँ मैं किसी का बॉस भी नहीं बनना चाहता, मैं किसी का बॉस नहीं बनना चाहता, मैं नहीं चाहता कि मेरे अंडर में भी लोग काम करें। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा उसके मुख से सुन करके। फिर मैंने बोला कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर और गौपालन, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बेटा, हम कैसे करेंगे। तो मेरे बेटे ने मुझे जवाब दिया कि माँ हम सहयोगी रखेंगे, हम उनको एहसास नहीं होने देंगे कि वो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं या हमको उनको सैलरी दे रहे हैं तो वो हमारे नीचे हैं, हम उनके अपने समकक्ष में रखेंगे। तो मैंने मेरे बच्चों को एक ही चीज सिखाया है कि बेटा खुद को ऊपर उठाओ, खुद की लाइन को लंबा खींचो, दूसरे की लाइन को मिटाओ मत। यदि आप किसी को सुखी नहीं कर सकते तो दुख का कारण तुम कभी मत बनना। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारे बच्चे इस चीज को फॉलो करते हैं। बिटिया है और मेरा बेटा, ये धन्यवाद, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना और दूसरे को थैंक यू बोलना। मैं सच बताऊं तो मैंने मेरी बच्ची से सीखा ये चीज कि वो यदि ऑटो वाले के ऑटो से जाएगी और वहां से उतरेगी तो भी ऑटो वाले को बोलती है कि थैंक यू। इसके अलावा भाजी भी वो खरीदेंगी, मैं मेरे बच्चों को सब्जी भाजी वगैरह सारा कुछ उनको मैं खुद ही दे खरीदने के लिए मैं प्रेरित करती हूँ। तो उस चीज के लिए भी यदि मुझे कहना होता है
तो वो उनके लिए भी वो थैंक यू शब्द जो है वो प्रकटती है। बहुत अच्छा लगता है ये चीज कि उन्होंने धन्यवाद देना। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने मेरे मेरे मेरी बेटी से मैंने सीखा कि हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए हमें धन्यवाद कहना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है अपने, मुझे ऐसा लगता है कि आज। और हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बात शेयर करना चाहती हूँ आप सभी से कि आज के डेट पे मेरे दोनों बच्चों की सबसे अच्छी मित्र मैं हूँ। और ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि आज मैं सबसे अच्छी मित्र हूँ। आज मेरी मेरी बिटिया है, तो आज आपको भी पता है चैट जीपीटी का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है। तो बच्चे क्या करते हैं कि ये अपनी छोटी से छोटी बातें जो है ना, वो सारी चीजें या तो यूट्यूब से देखेंगे या फिर चैट जीपीटी से देखेंगे। तो वहां पे क्या होता है ना कि वहां पे इनको सही जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि जो चीज मैं बता सकती हूँ, जो चीज माता पिता बता सकते हैं, जो उसका परिवार का मेंबर बता सकता है, वो उसकी फ्रेंड या चैट जीपीटी या गूगल नहीं बता सकता। तो ये बात बच्चों को कौन सिखाएगा, कौन समझाएगा? बच्चों के अंदर में हार्मोन्स डेवलप होते हैं, उनके मन में भावनाएं आती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, जो उलझन होती है वो किससे शेयर करे आज के समय में? माता पिता अपने बच्चों को इतना स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि देखो तुझे उनसे नहीं बात करनी। अरे भाई, बच्चा टीनेजर्स में आ रहा है, किशोरावस्था में आ रहा है, जाहिर सी बात है कि ऑपोजिट सेक्स के प्रति उसका अट्रैक्शन होगा। लड़की लड़का सब साथ में रहते हैं, तो वो एक एक सिंपल सी उभार भी बच्चों को अट्रैक्ट करती है। काफी कुछ चीजें मैंने मेडिकल में ये चीज पढ़ी हुई है कि जब हार्मोन्स पिक पे रहता है तो बच्चों का कंट्रोल खुद के ऊपर भी नहीं रहता। तो ये चीज हम माता पिता नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? और ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम अपने बच्चों को दबाते हैं उस वक्त की, देख तुझे ये नहीं करना, हाँ तुझे ये नहीं करना। अरे भैया, हवा चल रही है तो पेड़ है तो पेड़ तो हिलेगा ही यदि हवा चलेगी तो। हम हवा को नहीं रोक सकते, ना पेड़ को नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, हम उनको सही जानकारी दे सकते हैं किस तरह से रहना है, किस तरह से जाना है। अ, यदि लड़के लड़की साथ में है तो कैसे उनको व्यवहार करना है, कितना उनके बीच में मर्यादा होनी है, वो हम सिखा सकते हैं उनको, और बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। और बच्चे मानते हैं क्योंकि आप उन पर विश्वास करते हैं। तो आज के समय पे मेरी एक बहुत ही बोलना चाहिए मेरी सफलता है, और मुझे खुशी है इस बात के लिए कि आज मेरे बच्चों की सबसे बड़ी मित्र मैं हूँ। ये मुझे मुझे खुद पे प्राउड है इस चीज के लिए। और अभी जो मेरा कार्य क्षेत्र है इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो आयुर्वेद का थोड़ा प्रैक्टिस में करती हूँ, बट जड़ी बूटियों पे मेरा ज्यादा विश्वास है और मैं वो कार्य करती हूँ। गौमूत्र पे मेरा काम है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो पुत्र है वो उनको मतलब फार्मिंग करनी है, एग्रीकल्चर और गौपालन में जाना है। तो अभी हम उस पे अलग अलग गौशाला में विजिट करके अलग अलग एग्रीकल्चर की जो सिस्टम है उसको हम समझ रहे हैं दोनों माँ बेटा, और उस पे हम काम कर रहे हैं अभी। जो गाय माता है उस पे भी हम प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ औषधियां भी देते हैं, जैसे वो गाय का जो पैर टूट गया है उसको भी थोड़ी बहुत औषधियां जैसे देनी है वो भी हम करते हैं। और इस तरह से अपना कार्य चालू है। बस एक ही चीज मैं संदेश देना चाहूंगी मेरे जीवन के प्रति, जो मैं जो सोचती हूँ कि बच्चों के मित्र बने, एक ऐसा मित्र जो हर स्थिति हर परिस्थिति में वो उसके साथ खड़ा रहे। दूसरा चीज, धरती माता और गौ माता, यदि ये दो माताओं पे हमने काम कर लिया तो पूरा संसार सुधर जाएगा। और अंत में मैं बस ये मैं कहना चाहूंगी कि जो मेरा ड्रीम है, मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य का सिर्फ एक ही चीज लक्ष्य है कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव जो लिविंग थिंग्स हैं, उन सबके चेहरे पे असली अर्थ में स्माइल हो। मतलब सच्चा आनंद जिसको कहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। यदि कोई मुझे दो बात सुना भी देता है और वो तकलीफ में होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं सही बात बताऊं तो मैं बहुत बड़ी स्वार्थी हूँ इस चीज में कि मैं लोगों के खुल के मैं सेवा करती हूँ, इसलिए नहीं कि उनको सेवा की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि मुझे तकलीफ होता है उनको उस हालात में देख के। तो मैं किसी की सेवा नहीं करती बल्कि मैं खुद की सेवा करती हूँ, क्योंकि वो खुश होते हैं तो मुझे खुशी होती है। तो आज मैं कुछ भी चीज किसी की भी मदद करती हूँ तो मैं यही ध्यान में रख के करती हूँ कि वो एक ईश्वरीय तत्व है जिनकी मैं सेवा कर रही हूँ। और वो जो लाभ मिलता है, जो खुशी, जो आनंद मिलता है ना भैया, मैं उसके लिए मैं कर रही हूँ। तो मैं बहुत बड़ी स्वार्थी हूँ कि मैं अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए मैं सबकी सेवा करती हूँ। और मेरा ड्रीम यही है कि हर एक चेहरे पे वो सच्चा आनंद रहना चाहिए, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता है तो मैं वो खुल के करती हूँ।
बस मैंने अब काफी समय हो गया है और बस मैं यहीं पे अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी और फिर से आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, जो आप लोग सबने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा आशीर्वाद दिया उसके लिए। और मैं इस चीज का यकीन दिलाती हूँ कि इस चौपाल को मैं आगे लेकर के जाऊंगी, इसे जन जन तक जो आप बीड़ा उठाया हुआ है भैया, उसमें मैं भी एक छोटा सा कि छोटी सी सहयोगी बनूंगी, जरूर मैं बनूंगी। बस इसी बात से मैं अपना वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरा प्रणाम फिर से, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और दीदी के सफरनामे से हमें बहुत कुछ सीखने मिला। आ, आप सभी के माइक अनम्यूट किए जा रहे हैं। दीदी की हार्दिक बधाइयाँ जन्मदिन की भी, और इनसे मिली जानकारी जो हम सभी का बहुत बहुत स्वागत बधाई। था। बहुत अद्भुत जानकारी। धन्यवाद दीदी, आपकी धन्यवाद जानकारी के दीदी, लिए बहुत बहुत सारी बहुत जानकारी के लिए बधाई क्या दीदी आपको, अच्छा भाई अपने दिवस की भी विचारों हार्दिक को दिया बधाई। है, अपने अपने विचारों को भी एक बहुत दिया है, जिससे हम लोग प्रयास करेंगे कि धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल खुश कर दिया। कहानी सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। एक एक बहुत पुरानी बात मुझे याद आ रही है नीतू, तुम्हारे बारे में, जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि तुम तो बोली कि मैं बहुत अच्छा भजन गाती हूँ। आज आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन से कुछ सुना दो हम सब के बीच। एक खुशी का माहौल, ऐसा माहौल जिसमें हम चाहते हैं कि तुम्हारी खुशी से, तुम अपनी मर्जी से कोई ऐसा भजन सुनाओ जो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये तो दीदी चौपाल की इच्छा पूर्ति पूरी की जाए। आप गिफ्ट लेने वाली नहीं, गिफ्ट देने वाली दीदी हो, उम्र ऐसी है। ठीक है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। भजन से पहले भैया मैं 4-6 लाइन जो मैंने लिखी हुई है, जो मुझे याद नहीं रहता, मैं डायरी में नहीं लिखती, पन्नों में लिखती हूँ, खो जाता है, बट ये जो लाइनें हैं ना वो मुझे याद है, तो मैं जरूर शेयर करूंगी सबके लिए, क्योंकि ये सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो कुछ लाइन फिर इसके बाद में फिर मैं एक भजन 4 लाइन में वो भी सुनाऊंगी। और हाँ, एक चीज और आखिरी में, कि आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे मैंने पौधा भी लगाया। आज मेरी दीदी का भी जन्मदिन है, छोटी बहन का, तो उसके नाम से भी पौधा, तो मैं हर जन्मदिन में पौधा लगाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो ये जो कविता है उसकी 4 लाइनें हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। ये सुसुप्त पड़ा एक बीज, इसका शीर्षक है सुसुप्त पड़ा एक बीज। सुसुप्त पड़ा एक बीज, डर से आँखियां भींचे था। सुसुप्त पड़ा एक बीज, डर से आँखियां भींचे था। मौसम आए और गए, किंतु हाँ शायद यह कुछ पथरीले परतों के नीचे था। उगना चाहता था या उठना चाहता था, उगना चाहता था या उठना चाहता था, देख दुनिया की रंग रंगीली, धीरे से मुस्काना चाहता था, किंतु हाँ शायद यह कुछ पथरीले परतों के कहाँ नीचे पे था। भैया? कहाँ घर पे जो ही बीज कहीं होते और? हैं वो पत्थर के नीचे होते हैं, तो वो उग नहीं पाते, तो ये सेंस लिया मैंने। हाँ, वह कुछ क्या पथरीली डिजाइन परतों होगा के भाई? नीचे था। वृंदावन, मथुरा, वापसी आगरा, दिल्ली। कल सुबह 4 बजे। कल की ही रात तक। हाँ जी, हाँ जी। गुरु कृपा, गुरु कृपा, आया एक पद दिन में है, ऐसा पद में तूफान, आएंगे नहीं तो फिर आया एक दिन ऐसा 7 तूफान, दिन है। पथरीले परत चटक गए। आया एक दिन बताना ऐसा जी। तूफान, पथरीले परत चटक गए। भोर ओस की बूंदें चेहरे पर छिटक गए। भोर ओस की बूंदें चेहरे पर छिटक गए। रवि रश्मियों की जादूगरी और बढ़ने के ताने बाने, उठा बीज अब वो आंख मींचते, स्वप्न हकीकत बढ़ा अब वो सीना ताने, ऊपर ऊपर सबसे ऊपर। तो ये कविता मैंने लिखी थी काफी पहले, जो मुझे याद रह गई और मैंने सुनाई आप सभी को। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। अभी भैया ने गाना बोला, बस 4 लाइन, क्योंकि टाइम काफी हो गया है सभी जने के लिए।
माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में यह जीवन धन्य बने माँ यह जीवन धन्य बने माँ वरदान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में माता तेरे चरणों में ये मन बड़ा चंचल है पूजन में नहीं लगता यह इतना भोला है संसारी से ठगता संसारी से ठगता समझाए से जितना उतना ही मचल जाए माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए माता तेरे चरणों में। बस अभी के लिए धन्यवाद आप सभी का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर। तो अब आगे चौपाल पे समापन की ओर प्रस्थान करें, मोह माया समेटने का, जब तक ये पूनम झारखंड बहन की बिटिया रानी हम सभी के बीच। माइक अनम्यूट, वीडियो ऑन। वीडियो वीडियो में वंदे मातरम मामा जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। नीतू मौसी को मेरे तरफ से जन्म दिवस से हार्दिक शुभकामनाएं, वर्धापय। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं आपके लिए थोड़ा कुछ कहना चाहती हूँ। आपने जो बोला बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हम आज गुरुकुल की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें भी बताया जाता है जो मैकाली शिक्षा था वो बहुत ही मतलब वो था। और हम मैकाली शिक्षा क्यों पढ़े हैं? हम तो स्वदेशी अपनाना चाहते हैं। अगर हम अपने देश में रह के स्वतंत्रता के बाद भी हम अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो हम प्रतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। एक तरह से बोझ है, अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहिए। हाँ, थोड़ी मोड़ी शिक्षा रखिए, क्योंकि हम कहीं जाते हैं, जैसे हम विदेश जाते हैं, तो थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि हम उनके बातों को पकड़ सके, है नहीं? वैसे जरूरत नहीं है अंग्रेजी का, तो मेरे हिसाब से नहीं है। मेरे को रुचि भी नहीं है, मेरे को तो संस्कृत में ही रुचि है। थोड़ा सा एक भजन के माध्यम से आपको बधाई देना चाहेंगे। पहले एक मंत्र बताएंगे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः सतात्। जैसे कि हमारे परम पिता परमेश्वर पवित्र हैं, वह सृष्टि करता है, ठीक है, मतलब उनकी कृपा से हम 100 वर्ष तक हम सभी मतलब और आप भी, हम सभी 100 वर्ष तक देखे और 100 वर्ष तक बोले, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक जिए और स्वतंत्र होकर जिए। परमेश्वर की कृपा से 100 वर्ष से अधिक जिए और दूसरों को अच्छी बातें सुने, मतलब दूसरों की अच्छी बातें सुने और अपनी अच्छी बातें बतावें दूसरों को, और स्वतंत्र रहें, स्वदेशी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। और एक छोटा सा भजन गाऊंगी आपके लिए।
बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। शांति व धीरज साथी हो तेरे, प्रेम और सेवा के मन में हो डेरे। शांति व धीरज साथी हो तेरे, प्रेम और सेवा के मन में हो डेरे। निरोगी रहो ये दुआ है हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। कोई गम न आए तेरी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तेरी जिंदगी में। कोई गम न आए तेरी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तेरी जिंदगी में। महकती रहे ये बगिया तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। प्रभु की कृपा से ये दिन आज आया, शुभ कामनाओं का गीत है गाया। सारे गम पधनी सानी रे गम पधनी सानी रे गम पधनी साम पधनी सा। प्रभु की कृपा से ये दिन आज आया, शुभ कामनाओं का गीत है गाय। आशाएं जो है पूरी हो तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। मैं कहना चाहूंगी 100 वर्ष की नहीं, 200 वर्ष से भी ज्यादा हो। धन्यवाद सभी को। वंदे मातरम। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संतोष माता जी। जी भैया जी, धन्यवाद। मैं नीतू बहन से कहना चाहती हूँ कि आपकी जो जीवन यात्रा थी, वो जो आपने बताई, वो बहुत प्रेरणादायी थी। और जिसको मैं चित्रवत होकर सुन रही थी, ऐसे बैठी थी जैसे किसी ने मूर्ति बैठा दी हो। इतने प्यार से सुन रही थी, इतनी सुंदर आपकी जीवन यात्रा।
और जो मैंने आज आपसे सीखा, अपनी लाइन बड़ी करें, दूसरों की लाइन कभी छोटी नहीं करें और ना ही मिटाने की कोशिश करें। ये मैंने आपकी जो जीवन यात्रा है उसमें से एक मूल मंत्र निकाला है, जो कि मेरी भी कोशिश यही रहती है। सुबह ज्ञान की पुड़िया देते हैं और सुबह भी ज्ञान की पुड़िया सुबह मैंने दी और इस समय ज्ञान की पुड़िया आपसे मुझे मिली, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आपकी सफलता के पीछे आपके सहयोगी पति और आपकी भावनाओं को समझने वाले और आपके सपनों को अपने सपनों में एकाकार करने वाले समझदार पति का साथ आपको मिला। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार। आप चौपाल में आई और हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, ये और भी सौभाग्य की बात है। हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जी धन्यवाद नीतू जी। धन्यवाद धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जाए नहीं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, 23 जून 2026 की चौपाल स्वस्थ समृद्ध परिवार के लिए अनोखी चौपाल होने वाली है। क्योंकि हमारे चौपाल पे जो मेहमान आएंगे वो नॉर्मली बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन उनकी जो कक्षाएं या वेबिनार अटेंड करने के लिए चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा, आप सभी की दुआओं का और मधु राठी दीदी के अनमोल सहयोग से हमारे बीच होंगे 23 जून को स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल पे। तो उनकी कुछ वीडियो क्लिप्स और मेरे पास दीदी ने भेजे थे, मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। 23 जून 2026 रात्रि 8 बजे की जूम पे स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे आएंगे ट्रांसफॉर्मर योर लाइफ विथ माइंड पावर डॉक्टर जितेंद्रा आदिया एमडी, जो अनेकों पुस्तकों के लेखक हैं और अनगिनत वेबिनार करते हैं देश विदेश के लिए। इनकी कुछ झलकियां। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़, ऑथर, एनएलपी मेंटर एंड साइकोलॉजिस्ट। पिछले 19 सालों से आई एम कोचिंग पीपल इन वेलनेस और इन 19 सालों में लगभग 11 लाख का परिवार हम इंस्टाग्राम पे बना सके और लगभग 3 मिलियन यूट्यूब पे। लेकिन आज मैं अपने बारे में बात करने नहीं आया। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि आपकी कोचिंग जर्नी में आपको किसने इंस्पायर किया, तो मैं आज उस व्यक्ति के बारे में आपसे बात करने आया हूँ जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं कोचिंग में अपना करियर बनाऊँ। मेरे मेंटर जिन्होंने शुरुआती दिनों में मुझे बेहद मदद करी इस कोचिंग जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, और वो हैं डॉक्टर जितेंद्र अड़िया। माइंड पावर वर्कशॉप मैंने उनके किए, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया, और मेरे ख्याल से माइंड के टॉपिक को सबसे ज़्यादा सिंपल तरीके से अगर कोई समझाता है तो वो हैं डॉक्टर जितेंद्र अड़िया जी। तो दोस्तों, अगर आप माइंड पावर को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो अड़िया सर खुद अपनी वर्कशॉप लेकर के आ रहे हैं और आप इस वर्कशॉप को ज़रूर अटेंड करें। एंड आई एम श्योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, हर चीज़ के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उनके कुछ रिव्यू। नमस्कार, मेरा नाम अपर्णा पांडे है। मैं माइंड एंड मेडिटेशन कोच और स्पिरिचुअल काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं पिछले कई सालों से सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन पर काम कर रही हूँ और लोगों की एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप जैसी जो मेंटल प्रॉब्लम और लाइफ रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने में, मतलब उनकी स्माइल वापस लाने में उनकी मदद करती हूँ। अभी तक हज़ारों लोगों के साथ काम किया और अब तो सोशल मीडिया पर भी ध्यान विद अपर्णा नाम से मेरा चैनल है, जिस पे मैं अपनी मेडिटेशन टेक्निक और छोटी छोटी बातें और लाइफ लेसन्स रिलेट करके लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। मेरा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति में इतना पावर है कि वो जैसे चाहे वैसी अपनी किस्मत लिख सकता है। इवन कोई फिजिकल इश्यूज, मेंटल इश्यूज या इवन वेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हैं, तो वो अपनी ऊर्जाओं को समझकर, अपने चक्रास को समझकर सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है।
मुझे सीखने की बहुत आदत है, तो मैं वेबिनार्स और वर्कशॉप्स जब भी मौका लगता है तो कुछ सुनने के लिए, सीखने के लिए अटेंड करती रहती हूँ। तो उसी बीच में मुझे एक डॉक्टर जितेंद्र आर्या का एक वेबिनार था, वो अटेंड किया। बहुत प्रभावित हुई उनकी बातों से। तो मेरे मन में सीधा ये आया कि मुझे इनसे मिलना है। एंड यू विल नॉट बिलीव, आई मैनिफेस्टेड हिम इन माई लाइफ। और हम अचानक किसी इवेंट के दौरान हम मिले, उसके बाद आई रिक्वेस्टेड हिम टू ट्रेन मी। उन्होंने मन को इतना गहराई से, इतनी खूबसूरती से और इतनी सरल भाषा में समझाया कि जैसा ना किताबों में लिखा है ना कोई समझा सकता है। तो अब सालों के बाद डॉक्टर जितेंद्र आर्या अपना अहमदाबाद में ये वर्कशॉप लेकर आ रहे हैं 2 दिन का, जिसको मैंने तो रजिस्टर करा दिया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। अगर एक आदमी है जो आपका जिंदगी बदल सकता है, जो आपका सोच को बदल सकता है, जो आपका माइंडसेट को बदल सकता है और आपको उस बुलंदियों पे पहुंचा सकता है जिस बुलंदियों पे सिर्फ आपने सपनों में सोचा था, उस आदमी का नाम है डॉक्टर जितेंद्र आडिया। मैं आडिया साहब को कई सालों से जानता हूं। माइंड पावर का और कोई ट्रेनर इंडिया में ऐसा नहीं है जिस तरीके से जितेंद्र आडिया साहब माइंड पावर को सिखा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से मैन वॉज born टू विन बट ही वॉज कंडीशन टू लूज। तो ये कौन सी कंडीशंस है जो आपको लूज करने के लिए लगाती है? ये कौन सी कंडीशंस है जो आपको रोक रही है आपके बुलंदियों पे पहुंचने के लिए, आपके सपनों तक पहुंचने के लिए, आपके एस्पिरेशंस और एम्बिशंस तक पहुंचने के लिए? वो कौन सी चीजें हैं जो रोकने वाला है? ये डॉक्टर जितेंद्र आडिया से ज्यादा बेहतर, ज्यादा गहराई से समझाने वाला इस दुनिया में और अपने इंडिया में ऐसा एक ट्रेनर अभी तक पैदा नहीं हुआ। मैं टाइगर संतोष नायर ये इसलिए जानता हूं क्योंकि ट्रेनिंग के पूरे उत्साह में, ट्रेनिंग के पूरे इंडस्ट्री में मैं भी करीबन 30 साल से हूं। लेकिन आडिया साहब ने जिस तरीके से एक एक ट्रेनर के ऊपर जो इम्पैक्ट किया है, जो प्रभाव पैदा किया है, हर ट्रेनर, वो स्नेह देसाई हो सकता है और जितने भी ट्रेनर्स है इंडिया में, ये सारे ट्रेनर्स लोगों ने जितेंद्र आडिया साहब का माइंड पावर प्रोग्राम किया। मैं खुद जानता हूं कि 25,000 लोगों के सामने मैं भी एक पार्टिसिपेंट करके बैठा हुआ था जब आडिया साहब ने एक प्रोग्राम लिया था सूरत में, और उसकी जो बातें हैं, उसकी जो गहराई है, वो आज तक मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरे टोटल पर्सनैलिटी में गूंज रहा है। हजारों लोगों के लाइफ को बदला है उन्होंने, ऑडियोज के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, अपने किताबों के माध्यम से। इतने सारे किताबें, माय गॉड, इतने सारे किताबें एक आदमी लिख सकता है और इतनी गहराई और इतनी आसानी से बात को समझाते हैं वो अपने किताबों में और अपने प्रोग्राम्स में। अभी वो आ रहे हैं अहमदाबाद में प्रोग्राम लेके 27th and 28th of June। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मधु राठी दीदी की सानिध्य में, मधु राठी दीदी के एक निमंत्रण पर स्वस्थ समित परिवार की चौपाल पे वो आने को तैयार हो गए। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है, आप सभी के आशीर्वाद और दुआओं का प्रभाव है कि हमारे बीच बहुत ही जल्द 23 जून 2026 रात्रि 8 बजे स्वस्थ समित परिवार की चौपाल पर डॉक्टर जितेंद्र आडिया साहब जी, तो उन्हें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा अपने परिजनों को बताएं, स्वस्थ समित परिवार की चौपाल पे 8 बजे जरूर सुने डॉक्टर जितेंद्र जी को। तो आप सभी के माइक अनम्यूट करते हैं और क्या नाम है, समापन के लिए चलते हैं। कोमल पटेल बहन, नीतू महेश्वरी दीदी जो भी हैं। जी भैया, जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, एक गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओ ओ मेरा हा कोड़े विदम
पूर्णात् पूर्णं दक्ष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ह्यो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वयो देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। आधे 1 मिनट के लिए हरि भजन करते हुए समापन की ओर चलेंगे। समय होता जा रहा है। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 वंदे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण और भैया के साथ भैया हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। जय हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय लालजू हो सरकार की जय और हो रामचंद्र की जय परशुत हो हनुमान की जय अपने हो माता पिता जय की जय माँ हो समृद्ध परिवार जय की जय घर में हो जुड़े सभी भाई बहनों की जय हो आज के आनंद की जय हो आनंद भैया हाजिरों। जी वंदे मातरम वंदे मातरम भाई। जी जी हाँ जी वंदे मातरम ओम नमः पार्वती पतये हर हर हरे महादेव महादेव। चलिए वो वंदे सारे बच्चे मातरम वंदे मातरम वंदे। मातरम वंदे जी भैया। मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम दीदी। मातरम से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कोई धन्यवाद। बाबू कुछ कहना चाह रहा था क्या किसी की आवाज आ रही थी सुनाई नहीं दिया चले मोमाया गोविंद भैया मोहमाया समेटा जाए। शोभा बनवाल दीदी के बच्चे बोलना चाह रहे थे क्या एक बार आप लगा दो बाबू आवाज नहीं आ रही है देव का धर्म निकले जयकारा लगा रहे और कैसे कर सके मनुष्य। आवाज नहीं आ रही है। माइक बंद। साधना कर सकते हैं जाप कर सकते हैं कर्म निर्जरा कर सके। कलाई का मसाज जी भैया कलाई दान कलाई की मसाज करें। हमेशा हमारे बीच में आ जाते हो हाँ, किसके घर की खिचड़ी उबल रही है? नवनीता बहन के घर की खिचड़ी उबल रही है। और देखते हैं मोहिनी पंचाल दीदी के घर की खिचड़ी। मैं तो भजन गा रही थी भैया जी।
चलिए मोह माया बांटा जाए और सुबह मिलते हैं 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और 8 बजे, 7:30 नहीं, 8 बजे। और 23 जून, याद रखें, भूले नहीं, कहीं बाहर ना जाएं, घूमने का प्रोग्राम ना बनाएं। 23 जून के लिए डाटा बचा के रखें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। चौपाल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय